पुराने ज़माने की बात है। उस वक़्त ज़िंदगी सादा मगर सुकून भरी थी। खेतों में हवा के झोंके लहराती फसलें हल्का सा झुका देते, नहरों से ठंडा पानी बहता और परिंदों की मीठी चहचहाहट सुबह सवेरे हर घर जगाती। गांव के कच्चे मकानों के बाहर मिट्टी के चबूतरे थे, जहां शाम ढलते ही लोग बैठकर बातें करते। बच्चे गलियों में खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती और मर्द खेतों में मेहनत करते। इसी हसीन और पुरसुकून गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम यूसुफ था और दूसरे का नाम आदिल। दोनों जवान, मेहनती और खुश अखलाक थे। यूसुफ का मिजाज नरम और सब्र वाला था, जबकि आदिल का अंदाज निडर और फैसला कुन। दोनों का एक दूसरे से रिश्ता सिर्फ खून का नहीं था, बल्कि दोस्ती और अकदलफ दानाई का भी था। वे हमेशा एक दूसरे की राय के बिना कोई कदम न उठाते। ये दोनों भाई किसान थे, मगर गांव के आम किसानों की तरह सिर्फ जमीन पर हल चलाने वाले नहीं थे। वे हर मामले में अकल से काम लेते। फसल की बुवाई का वक्त हो या पानी की तकसीम का मसला, दोनों भाई ऐसी तदबीर निकालते कि सब हैरान रह जाते। बचपन ही से उनकी जेहानत गांव में मशहूर थी। कहते हैं कि एक बार दो किसानों में जमीन की हदबंदी पर झगड़ा हो गया। बात बढ़कर मारपीट तक जा पहुंची। लोग परेशान हो गए कि फैसला कौन करेगा। तब सबने एक ही बात कही, चलो यूसुफ और आदिल के पास चलते हैं, वही इंसाफ करेंगे। जब मामला उनके सामने आया तो यूसुफ ने सब्र से दोनों को सुनने के बाद जमीन पर निशान लगाकर कहा, जिसके खेत का पानी इस नहर से पहले पहुंचता है वही मालिक है। और आदिल ने उस फैसले की गवाही में गांव के कुछ बुजुर्गों को साथ बिठा दिया, ताकि सबको यकीन हो जाए। यूं झगड़ा खत्म हुआ और दोनों किसान भाइयों के शुक्रगुजार बन गए। गांव के बच्चे भी जब खेलते खेलते थक जाते तो यूसुफ और आदिल के पास जा बैठते और उनसे किस्से सुनते। वे उनकी ऐसी कहानियों में अकाल, मेहनत और दोस्ती का सबक छिपा देते, ताकि नई नस्ल सीख सके। यूं रफ्ता रफ्ता पूरा गांव ये मानने लगा कि ये दोनों भाई महज किसान नहीं, बल्कि इल्म और दानाई के चरागाह हैं। उनके बिना न तो कोई झगड़ा हल हो सकता था, न कोई मुश्किल फैसला। समय टिकी टिकी करके गुजरता गया और एक दिन वो नौबत आ पहुंची जिसका किसी ने तसव्वुर भी न किया था। बादलों ने बरसना छोड़ दिया, बारिश की बूंदें जमीन पर न गिरीं और सूरज की तेज धूप खेतों को झुलसाने लगी। हरी भरी फसलें पीली पड़ गईं, पत्ते मुरझा गए और नहरों का पानी भी जियोने लगा। गांव के किसानों के चेहरों से मुस्कानें गायब हो गईं। उनकी मेहनत रायगांव जा रही थी। कुछ दिनों के भीतर गांव पर अकाल की आंच उचास होने लगे। घर के चूल्हे ठंडे हो गए, औरतें खाली बर्तन ली दरवाजों पर बैठ जातीं, बच्चे भूख से रोने लगे और मर्द असहाय होते आसमान की ओर देखते कि कहीं कोई बादल उठाए। परिस्थिति यह थी कि आसमान साफ और शांत था। लोगों ने अपने घरों के बर्तन, औजार और यहाँ तक कि मवेशी तक बेचने शुरू कर दिए, ताकि थोड़ा सा अनाज खरीद सकें। मगर जब अनाज ही कहीं दस्तयाब, मिलने लायक न हो, तो पैसा भी किसी काम का न रहा। हर तरफ मायूसी का साया छा गया। उन्हीं की इस दुष्कर्ताएं में ही यूसुफ और आदिल के घर की हलचल दूसरों से थोड़ी भिन्न थी। उनके वालिद, स्वर्गीय पिता, ने ज़माना-ए हयात में कुछ अनाज और सोना चांदी रुकवा कर रखा था, जिसे दोनों भाइयों बड़ी एहतियात से संभाले हुए थे। अब वो ज़खीरा उनके सामने पड़ा था। यूसुफ ने सोच में डूबी हुई आवाज़ में कहा, भाई आदिल, यदि हमने यह सारा अनाज केवल हमारे लिए ही रख लिया होता तो शायद हम जिंदा बच जाते, लेकिन गांव वाले भूख से मर जाएंगे। क्या हम लोग दूसरों को यूं मरते हुए देखकर सुकून से खा पाएंगे? आदिल ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, नहीं यूसुफ, हरगिज नहीं। लेकिन अगर हमने सब कुछ बांट दिया तो कल हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हम खुद अपने बच्चों को क्या देंगे? ये तो दो धारी तलवार है। यूं दोनों भाई एक बड़ी आजमाइश में थे। एक तरफ अपने घराने की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ पूरे गांव की भूख और परेशानी। वो जानते थे कि यह फैसला आसान न होगा। यूसुफ ने कहा, भाई, यही वक्त है जब हमें साबित करना होगा कि अक्लमंद कहलाना सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमल से होता है। आदिल ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, ये वक्त हमारी असल आजमाइश है। फैसला दुरुस्त हुआ तो गांव बच जाएगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यूं कहत की रातों में दोनों भाइयों की हिम्मत और अक्ल के अंधियारे जैसे जलने लगे। ये वो पल था जिसमें उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी शुरू हुई। यूसुफ और आदिल ने एक छोटी सी कांटेदार मेज के पास बैठकर कागज पर अपनी प्लानिंग लिखनी शुरू की। बाहर शाम की सुनहरी रोशनी
खेतों के बांस के झाड़ियों पर पड़ रही थी और दूर कहीं मुर्गियों की कूक सुनाई दे रही थी। दोनों ने जान लिया था कि हिम्मत और सोच के बिना ये मुश्किल हल नहीं हो सकती। यूसुफ ने कहा, हम सबको मुफ्त नहीं दे सकते, मगर उधार देना भी एक हल है। लेकिन उधार ऐसे दें कि लोग मेहनत करें और वापस करें, न सिर्फ जरई अंदाज सिखाएं बल्कि एतबार भी बहाल करें। आदिल ने सर हिलाया और फौरन शर्तें तय कीं। हर खानदान को उसके ज़रूरी इस्तेमाल के मुताबिक मामूली मात्रा उधार दी जाएगी, इतना कि आज का पेट भर जाए और अगली बुआई के लिए बीज भी मिल जाए। मगर शर्त यह है कि जब फसल आए तो वो उसी मात्रा को वापस करेंगे। जो ज़्यादा लेगा उसकी ज़मीन पर अतिरिक्त मेहनत लगेगी या वो गांव की खिदमत करेगा, चाहे वो नहरी रास्ते की मरम्मत हो या कुएं के पास चौकी रखना। तो उन्होंने एक छोटी सी किताब में नाम लिखने का फैसला किया, हर एक का वजन, ली गई मात्रा और वादा। यूसुफ ने कहा कि हिसाब किताब साफ होगा ताकि कोई शक न रहे। उन्होंने गांव के 2 बुजुर्गों को भी इस अदालत में शामिल किया ताकि हर रिकॉर्ड का गवाह मौजूद हो। बुजुर्गों ने अपनी डंडियां मेज पर रखकर हाथ जोड़ लिए। इंसाफ का ये अमल उनके लिए बायसे फख्र था। फिर उन्होंने कुआं खोदने का मंसूबा शुरू किया। यूसुफ ने चंद सिक्के अंगूठे से निकाल कर कहा, हमें आज छोटा सा खर्च करना होगा ताकि कल कोई बड़ी फसल लौटे। आदिल ने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और कुएं की जगह तलाश की। लोग पहले तो हैरान थे, क्यों ये दोनों अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। मगर जब यूसुफ ने कहा कि ये कुआं सिर्फ हमारे घर के लिए नहीं, ये सबकी फसलों के लिए है, तो सबने हाथ बटाना शुरू किया। इब्तिदाई दिनों में कुछ लोग शक में मुबतला रहे। एक बेवा औरत जिसका नाम ज़ैनब था बोली, अगर मैं ये उधार लूं तो कल वापस कैसे कर पाऊं? मेरे पास ज़मीन कम है। आदिल ने नरमी से जवाब दिया, ज़ैनब बहन, हम तुम्हें दाने के साथ साथ सिखाएंगे कि ज़मीन में कौन सा बीज कब बोया जाए, किन तरीकों से पानी बचता है और किन छोटे तरीकों से पैदावार बढ़ती है। तुम्हें सिर्फ इम्कान चाहिए, हम पूरा साथ देंगे। वक्त के साथ जो ख़ानदान मेहनत से वाबस्ता हुए, उनकी ज़मीन फिर हरी होने लगी। कुएं की मदद से नहरें फिर भरने लगीं और फसलों की उम्मीद पैदा हुई। इस हिकमत-ए-अमली का एक खूबसूरत पहलू ये था कि लोग खुद काबिल-ए-एत्मीनान बनने लगे। उधार सिर्फ वक्ती सहारा था, मुकम्मल हल नहीं। ताहम रास्ता आसान न था। कुछ लोग वादा पूरा न करने की कोशिश करते तो यूसुफ और आदिल ने नरम लेकिन पुख्ता तरीके अपनाए। पहले उन्हें याद दहानी की गई, फिर गांव के काम में हिस्सा लेने की शर्त रखी गई, और अगर वो फिर भी नाकाबिल साबित हुए तो गांव की मुश्तरका जर्म बदला के कवानीन के मुताबिक सज़ा मुकर्रर की गई। मसलन त्यौहार के वक़्त रज़ाकाराना खिदमत। ये सब कुछ इस अंदाज में किया गया कि इज़्ज़त नफ्स महफूज रहे और नफ़रत जन्म न ले। यूँ यूसुफ और आदिल की हिकमत-ए-अमली न सिर्फ अनाज बांटने तक महदूद रही, बल्कि एक नया निज़ाम पैदा किया, एतबार, तालीम और मेहनत का एक बंदोबस्त। गांव के लोग एक दूसरे के करीब आए और हर किसी के चेहरे पर उम्मीद की नरम रोशनी फिर लौट आई। कुछ महीने बीते ही गांव के खुशहाल होने की खबरें इतराफ में फैलने लगीं। जहां बाकी इलाकों में भूख और फाके थे, वहां यह गांव हरे भरे खेतों और खुशहाल चेहरों के साथ नजर आता। यह खबर आखिरकार बादशाह के कानों तक भी पहुंच गई। बादशाह ने हैरानी से कहा, जब मेरी सल्तनत के दूसरे हिस्से भूख से तड़प रहे हैं तो यह छोटा सा गांव कैसे खुशहाल है? ज़रूर उनके पास कोई खजाना या पोशीदा ज़ख़ीरा होगा। कुछ दिन बाद बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ इस गांव की ज़मीनें छान मारो और जो कुछ मिले खजाने में ले आओ। वहाँ के लोग कमज़ोर हैं, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। सिपाहियों के घोड़ों की टापें गांव में गूंजने लगीं। गांव वाले डर से अपने घरों में दबक गए। महिलाएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगीं और पुरुष सहे में खड़े एक दूसरे को देखने लगे। सब जानते थे कि सिपाहियों के सामने कोई नहीं ठहर सकता, मगर यूसुफ और आदिल आगे बढ़े। उनके चेहरे पर डर के बजाय सुकून और भरोसा था। यूसुफ ने गांव वालों को दिलासा दिया, डरो मत, सच्चाई और अक्ल कभी शिकस्त नहीं खाते। सिपाही हथियार लहराते हुए कहने लगे, हमें बादशाह का हुक्म है, ये सारा अनाज और दौलत हमारे साथ महल जाएगी। अगर कोई रुकावट डाली तो जान से मार दिए जाओगे। माहौल पर एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आदिल आगे बढ़ा और प्रज़्म आवाज में बोला, सिपाहियों सुनो, अगर तुम आज यह सब कुछ ले गए
तो कल तुम्हारे महल के दस्तरख्वान भी खाली होंगे, क्योंकि यह गांव ही वह जगह है जहां फिर से अनाज पैदा हो सकता है। अगर बीज और जखीरा खत्म हुआ तो फसल कहां से उगेगी? लेकिन अगर तुम हमें मौका दो तो हम वादा करते हैं कि अगली फसल से महल के लिए 2 गुना अनाज भेजेंगे। माहौल पर एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आदिल आगे बढ़ा और प्रज़्म आवाज में बोला, सिपाहियों सुनो, अगर तुम आज यह सब कुछ ले गए तो कल तुम्हारे महल के दस्तरख्वान भी खाली होंगे, क्योंकि यह गांव ही वह जगह है जहां फिर से अनाज पैदा हो सकता है। अगर बीज और जखीरा खत्म हुआ तो फसल कहां से उगेगी? लेकिन अगर तुम हमें मौका दो तो हम वादा करते हैं कि अगली फसल से महल के लिए 2 गुना अनाज भेजेंगे। सिपाही आपस में मशवरा करने लगे। एक बोला, यह बात अक्ल की लगती है, अगर हम आज सब कुछ ले गए तो कल बादशाह को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे ने बोला, हाँ, ये लोग झूठ नहीं बोल रहे लगते, उनके चेहरों पर डर नहीं यकीन है। आखिरकार सिपाहियों ने फैसला किया कि वे बादशाह के पास जाकर असली माजरा बयान करेंगे। वे महल पहुंचे और बादशाह को पूरा किस्सा सुनाया। बादशाह ने कुछ लम्हे सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, वास्तव में ये दोनों भाई अक्लमंद हैं। सल्तनत को ऐसे लोगों की जरूरत है। उनकी बात मान लो, गांव को आजाद छोड़ दो और फसल आने का इंतजार करो। यूं गांव पर आने वाला एक बड़ा खतरा भी उनकी अक्ल और हिम्मत से टल गया। उस दिन के बाद पूरा गांव यूसुफ और आदिल को न केवल रहनुमा बल्कि नजात धंधा मानने लगा। वक्त गुजरता गया, गांव की जमीनों पर बारिशें भी हुईं और भाइयों के कुएं ने खेतों को और झरखीज बना दिया। अगली फसल आई तो खेतों में लहलहाती हुई सुनहरी बालियां झूम रही थीं। यूसुफ और आदिल ने गांव वालों के साथ मिलकर फसल काटने की महफिल सजाई। हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही थीं। गांव वाले शुक्र अदा करते हुए कहने लगे, अगर ये दोनों भाई अक्लमंदी न दिखाते तो आज हम सब शायद भूख से मर चुके होते। जब अनाज का जखीरा तैयार हुआ तो यूसुफ और आदिल ने वादे के मुताबिक अनाज के बेहतरीन हिस्से महल भेजे। महल के सिपाही हैरान रह गए कि वास्तव में ये दोनों भाई सच्चे और वादे के पक्के हैं। जब यह खबर बादशाह तक पहुंची तो वह न केवल खुश हुआ बल्कि उसने अपने वजीर से कहा, ऐसे अक्लमंद और नेक दिल लोग ही राज्य का सहारा होते हैं, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चुनांचाह बादशाह ने पैगाम भेजा कि अब गांव को कभी भी टैक्स या ज़बरदस्ती के डर से परेशान न होना पड़े। यूं पूरे गांव पर सुकून और खुशहाली छा गई। रफ्ता रफ्ता लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। अगर किसी के घर में अनाज कम हो जाता तो दूसरा फौरन बांट देता। अगर किसी खेत में पानी की कमी हो जाती तो सब मिलकर कुएं से पानी पहुंचाते। गांव में न केवल खुशहाली बल्कि मोहब्बत और इत्तेहाद भी बढ़ गया। बच्चों को उनके माता पिता अक्सर यह किस्सा सुनाते और समझाते कि बेटा, दौलत खत्म हो जाती है, मेहनत कमज़ोर हो सकती है, लेकिन अक्ल और नेक नीयत हमेशा इंसान को कामयाब करती है। यूसुफ और आदिल की यह कहानी गांव की गलियों में गूंजने लगी। बुजुर्ग बैठकों में यही किस्सा सुनाते और बच्चे तालियां बजाते। आहिस्ता आहिस्ता यह किस्सा एक रिवायत बन गया जो नस्ल दर नस्ल चलने लगी। आखिरकार ये बात सबको समझ आ गई कि अक्ल दौलत से बड़ी दौलत है। नेक नीयत सबसे मजबूत हथियार है और दूसरों की भलाई करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। यूं 2 अक्लमंद भाइयों का किस्सा सिर्फ एक गांव की कहानी न रहा बल्कि एक दायमी सबक बन गया जो आज तक सुनाया जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल का सब्सक्राइब करें